राधे राधे आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। हमारी दूसरी क्लास है ये। अभी आपको एक क्लास मिली होगी जो हमने लिया था, पृथ्वीराज रासो देखा था आदिकाल से। तो फिर आधुनिक काल से भी हम लोग चल रहे हैं, आधुनिक काल का भी हम पार्ट देख रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है बच्चन सिंह का, तो उसमें भी हम लोग देख रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था 3 कवियों को। स्नेही को देखा था, पूर्ण को देखा था और नवीन को। आज हम देखेंगे लाला भगवान दीन। किसको देखेंगे? लाला भगवान दीन को और रत्नाकर को। तो चलिए देखते हैं। लाला भगवान दीन जिनका जन्म 1866 में और सत्यनारायण कविरत्न जिनका जन्म 1880 में हुआ था। इन दोनों ने 2 दशकों की मुख्य धारा से अलग थे। ये जो दोनों हैं, ये दोनों इन 2 दशकों की मुख्य धारा से क्या थे? अलग थे। लाला जी ने तो खड़ी बोली में भी कविताएं लिखी, पर कविरत्न जी पूरे तौर पे सने हुए जीव थे ब्रज भाषा में। तो बता रहे हैं कि भगवान दीन और कविरत्न जो लिख रहे थे तो ये बिल्कुल अलग लिख रहे थे धारा से। लेकिन लाला भगवान दीन तो थोड़ा बहुत खड़ी बोली में लिखते भी थे, लेकिन कविरत्न तो पूरी तरह से ब्रज में सने हुए थे। फिर भी युगीन चेतना से संपृक्त थे। लाला जी पुरानी काव्य धारा के प्रति अत्यधिक आस्था रखते थे। रोमांटिक काव्य धारा के वे कट्टर विरोधी थे। तो लाला भगवान दीन, ये ध्यान देंगे, अच्छी जानकारी वाली चीज़ है कि ये रोमांटिक धारा के कट्टर विरोधी थे। ये पुरानी काव्य धारा के प्रति बहुत आस्था रखते थे लाला भगवान दीन। इनका जन्म भी हुआ था 1866 में, तो बिल्कुल पुरानी धारा वाले होंगे ही। कहते हैं इसे वे छोकरावाद की संज्ञा देते थे। अब इस छायावाद को इसीलिए छोकरावाद कहते हैं ये, क्योंकि वे छायावाद के रोमांटिक काव्य धारा के कट्टर विरोधी थे। कौन? लाला भगवान दीन। तो इसे क्या संज्ञा देते हैं? छोकरावाद की। तो प्रश्न बनता है कि छायावाद को या रोमांटिक धारा को छोकरावाद किसने कहा? तो लाला भगवान दीन ने। वीर पंचरतन वीर रस की कविताओं का संग्रह है। तो वीर पंचरतन इन्होंने लिखा है लाला भगवान दीन ने, जो कि वीर रस की कविताओं का संग्रह है। दीन विद्यालय की ओर से उनकी कविताओं का संग्रह दीन ग्रंथावली भाग 1 नाम से प्रकाशित हो चुका है। वे पुराने काव्य के मर्मज्ञ थे। वस्तुतः उनकी ख्याति टीकाकार के रूप में ही अधिक है। उन्होंने रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवितावली और बिहारी सतसई पर विद्वतापूर्ण टीकाएं लिखी है। तो भगवान दीन टीकाकार के रूप में ज़्यादा फेमस थे। देख ही रहे हैं, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, सतसई सभी पे टीका लिख दिए हैं। उन्होंने अलंकार मंजूषा नामक एक अलंकार ग्रंथ और व्यंग्यार्थ मंजूषा नाम से शब्द शक्ति संबंधी ग्रंथ लिखा। वे ब्रज भाषा के मर्मज्ञ थे और उसमें कविताएं लिखते थे। उनकी खड़ी बोली की कविता के संबंध में आचार्य शुक्ल ने ठीक ही कहा है। ये ध्यान देंगे, शुक्ल जी का कथन है लाला भगवान दीन की खड़ी बोली की कविताओं के लिए। क्या कहते हैं देखिए। कहते हैं कि खड़ी बोली की कविताओं का तर्ज उन्होंने प्रायः मुंशियाना ही रखा था। वह बह या छंद भी उर्दू के रखते थे और भाषा में चलते अरबी या फारसी शब्द भी लाते थे। तो शुक्ल जी कहते हैं लाला भगवान दीन के लिए कि उनकी जो खड़ी बोली की कविताओं का तर्ज था वो मुंशियाना था। तो ये ध्यान देंगे, ठीक। तो लाला भगवान दीन हमारे समाप्त हुए। 1866 में जन्म हुआ था। वीर पंचरतन और अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा, उनकी 3 रचनाएं हमको देखने को मिली। बाकी सब रचनाओं का टीका लिखे हैं वो। रोमांटिक धारा के कट्टर विरोधी थे, छायावाद को छोकरावाद नाम दिए हैं और अधिकतर ब्रज भाषा में लिखते थे। तो हमने देख लिया
किसको? लाला भगवान दीन को। तो जितनी चीज़ें बताएं क्लियर हुआ होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर का भी जन्म छाछठ में ही हुआ था। उन्हीं के साथ, लाला भगवान दीन के ही साथ हुआ था। ये बनारस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे रत्नाकर? तो काशी के। ब्रज भाषा काव्य के अंतिम प्रौढ़ कवि माने जाते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछेगा, ब्रज भाषा काव्य के अंतिम प्रौढ़ कवि कौन है? तो रत्नाकर हैं। ब्रज भाषा में कविता लिखने का कार्य तो बाद में भी चलता रहा, पर बिहारी की तरह भाषा की चुस्ती और मतिराम पद्माकर के कवित्व सवैयों का टकसालीपन केवल रत्नाकर में मिलता है। उनकी रहन सहन, वेशभूषा और अभिरुचि मध्यकालीन है। बिहारी उनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे। तो रत्नाकर के सबसे प्रिय कवि कौन थे? बिहारी थे। बिहारी सतसई पे उनकी लिखी गई टीका बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थवत्ता में बेजोड़ है। बिहारी की तरह ही उनमें क्लासिकल संयम तथा शब्द प्रयोग में अर्थ की कसावट है। वे सूझबूझ में अप्रतिम, मुक्ति व्यक्तित्व में अत्यंत विशिष्ट तथा बिंब विधान के अद्भुत सृष्टा हैं। उद्धव शतक जो 1929 में लिखा गया, उनका प्रौढ़तम काव्य है। हिंडोला, श्रृंगार लहरी, वीराष्टक, गंगावतरण आदि उनके काव्य ग्रंथ हैं। रत्नाकर की श्रेष्ठ काव्य प्रतिभा अतीत की स्मृति रक्षा का बेजोड़ प्रयास है, और यही कारण है कि खड़ी बोली कविता के जमाने में भी उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया, ब्रजभाषा में भी लिख के। तो ये थे हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर। छाछठ में जन्मे थे, काशी के रहने वाले थे, ब्रजभाषा काव्य के अंतिम प्रौढ़ कवि थे और बिहारी इनके प्रिय कवि थे। बिहारी सतसई पे इन्होंने बिहारी रत्नाकर नाम से टीका लिखा जो काफ़ी फेमस हुआ, और उद्धव शतक इनकी रचना है, प्रौढ़तम काव्य है। हिंडोला, श्रृंगार लहरी, वीराष्टक, गंगावतरण ये भी इनकी रचनाएं हैं। तो रत्नाकर के बारे में आपको इतना जानकारी होना चाहिए। इसके बाद अब आते हैं सत्यनारायण कविरत्न। तो लाला भगवान दीन, रत्नाकर आपको क्लियर हुए। कविरत्न की ओर चला जाए, चलिए आते हैं सत्यनारायण कविरत्न। इनका जन्म 1880 में हुआ था। सत्यनारायण कविरत्न का जो जीवन है वो जीवन की ट्रेजेडी था। वे दरिद्रता, असंतोष और पारिवारिक कलह के विष को मौन भाव से पीते रहे। प्रारंभ में वे श्रृंगारिक समस्याओं और दोहों का पल्लवन करने में अधिक संलग्न थे, किंतु समय की मांग के अनुरूप उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं से संबद्ध काफ़ी रचनाएं की। वंदे मातरम, ये ध्यान देना है, वंदे मातरम, करुणा क्रंदन आदि कविताओं में देश दुर्दशा का चित्रण मिलता है। वह उस राष्ट्रीय चेतना के मेल में है जिसकी शुरुआत भारतेंदु के समय में हुई थी। अपने समय के अनेक सांस्कृतिक महापुरुषों पर भी उन्होंने कविताएं लिखी, जैसे श्री तिलक वंदना, श्री सरोजनी नायडू षटपदी, रविंद्र वंदना, श्री राम तीर्थाष्टक, गांधी स्तव आदि इस तरह की रचनाएं हैं। उनकी फुटकल कविताएं हृदय तरंग उनका एक काव्य संग्रह है, उसी में संकलित हैं। तो ये ध्यान देंगे, उनकी जो फुटकल कविताएं हैं वो हृदय तरंग काव्य संग्रह में संकलित हैं। इसी संग्रह में उनकी बहुचर्चित रचनाएं भ्रमर दूत और प्रेम कली, ध्यान देंगे, संकलित हैं। भ्रमर दूत नंददास के रास पंचाध्यायी के ढंग पे लिखा गया है। इसके माध्यम से भी उन्होंने राष्ट्रीय भाव की अभिव्यक्ति का स्थान निकाल लिया है।
उनकी ब्रज भाषा उनके जीवन की तरह ही साधु और सरस है। आधुनिक ब्रज भाषा के कवियों में रसमग्न करने की जितनी क्षमता कविरत्न की भाषा में है, उतनी अन्य किसी कवि की भाषा में नहीं है। भारतेंदु के कवित्व शवैयों को छोड़कर पदों की भाषा कर्कश है। रत्नाकरी भाषा पर रेहटोरिक का गहरा रंग है, किंतु कविरत्न की भाषा मीरा की भाषा की तरह स्वतः स्फूर्त है। रत्नाकर और भारतेंदु ने ब्रजभाषा में मध्यकालीन भावनाओं का ही संरक्षण किया, लेकिन कविरत्न ने मध्यकालीन भाषा और भाव को नई चेतना से अभिमंडित कर उसे बहुत कुछ युगानुकूल बनाने की चेष्टा की। इस दृष्टि से साहित्य के इतिहास में उनके योग का आकलन अभी शेष है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले अन्य लोगों में आपके शुक्ल जी, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि, रामनाथ ज्योतिषी, राय कृष्णदास, अनूप शर्मा, जगदम्बा प्रसाद हितैषी आदि उल्लेख्य हैं। ये वो सब कवि हैं जो ब्रज और खड़ी बोली दोनों में साथ साथ लिख रहे थे। तो आपने कविरत्न को देखा। कविरत्न में आपको क्या ध्यान देना, एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ। इनका जन्म 1880 में हुआ था। वंदे मातरम इनकी रचना ध्यान देनी है। करुणा कंदन ध्यान देना है। फिर ध्यान देना है कि अपने समय के सांस्कृतिक महापुरुषों पे भी इन्होंने कविताएं लिखी। तिलक वंदना, रविंद्र वंदना, सरोजनी नायडू, षटपदी। फिर ये ध्यान देना है कि इनके काव्य संग्रह एक है हृदय तरंग, मोस्ट है ये। हृदय तरंग में इनकी सब कविताएं संकलित हैं। तो हृदय तरंग में भ्रमरदूत और प्रेम कली। भ्रमरदूत नंददास के रास पंचाध्यायी के ढंग पे लिखा गया है। तो भ्रमरदूत और प्रेम कली कविरत्न की कविता है। वंदे मातरम भी इनकी कविता है। कविताएं किसमें संकलित हैं? तो हृदय तरंग में। ठीक। और इनको ब्रज कोकिल भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार हमने 3 रचनाकारों को देखा। इसके बाद अब आएंगे हमारे श्रीधर पाठक, जिनको हम देखेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में हम श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी, इन 2 लोगों को केवल देखेंगे। ठीक। तो बहुत महत्वपूर्ण है सब। आधुनिक काल से आपके देखते हैं प्रश्न भी अधिक बनता है, और प्रश्न बनेगा तो यहीं सबसे बनेगा, इन्हीं रचनाकारों से बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा ही करके हम पढ़ते रहें, दिमाग में हमारा घुसते रहना चाहिए, माहौल एकदम पढ़ाई का बने रहना चाहिए। ठीक। दिन भर पढ़ाई देखना है, पढ़ाई सुनना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई के साथ सोना है, पढ़ाई के साथ जागना है, खाना भी है पढ़ाई, खेलना भी है पढ़ाई, दोनों। माहौल होना चाहिए कि पेपर की डेट आ गई है भाई, ये थोड़े नहीं कि एकदम चलो, कुछ माहौल ही नहीं है। इसीलिए तो ज़्यादा क्लासें होती हैं। तबीयत ख़राब हो जाती है तो बहुत क्लासें लेती मैं, और होगी क्लासें बहुत मिलेंगी आपको, ऐसी नहीं है। बट कभी कभी रेस्ट ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर नहीं करेंगे तो फिर पेपर हमारे सामने है, तो हमें बीमार नहीं पड़ना है। आप लोग भी अपना ध्यान रखें और हम भी रखेंगे। एक आध दिन गैप हो जाता है क्लास, लेकिन प्रयास रहेगा निरंतर रहने का। डेली क्लासें मिलती रहें आपको, ताकि आप सुनते रहें, काम करते हुए भी सुनते रहें, या फिर जब आपका पढ़ने से मन उबेगा 1 घंटा आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे, बुक पढ़ेंगे या फिर नोट्स पढ़ेंगे। तो कई तरीके होते हैं पढ़ने के ना। आपके सामने वीडियो है तो आपको, हाँ मैम ने वीडियो डाला होगा, मैम ने क्लास लिया होगा, तो आप 1-2 घंटा सेल्फ स्टडी करके बोर हुए, बीच में एक वीडियो देख लिए, फिर 1 घंटा सेल्फ स्टडी किए, फिर बोर हुए, फिर क्लास देख लिए। तो बहुत टेक्निक होती है, इसे आपको अपनाने की ज़रूरत है। ठीक। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहना है, वीडियो देखते रहना है, पढ़ते रह, मनोरंजन की तरह लीजिए, एकदम आनंद के साथ पढ़ाई कीजिए। ये जो आपका सफ़र है, संघर्ष से एंजॉय कीजिए। बाकी मंजिल तो आपको मिलेगी ही, क्यों नहीं मिलेगी। बट बोर आपको नहीं होना है। आपको अपनी रणनीति पे, अपनी मेहनत पे, अपनी क्लासों पे, अपने तरीक़ों पे, प्रश्नों पे, सब पे ध्यान देते हुए चलना है। ठीक। तो चलिए, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। ये दूसरी क्लास थी। अभी एक और क्लास आपको, आज 4 क्लासें मिलेंगी, 4 या 5 क्लासें।
तो दूसरी क्लास थी, तीसरी क्लास का इंतज़ार कीजिए। फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी ही देर बाद। धन्यवाद आपने क्लास देखा उसके लिए।